हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद साथियों। आज हम बात करेंगे एक ही बहुत ही प्रमुख टॉपिक पर, जिसको हम बोलते हैं प्राकृतिक न्याय। जब हम लॉ लॉ की पढ़ाई करते हैं, चाहे एलएलबी 3 ईयर में, चाहे एलएलबी 5 ईयर, जिसको ऑनर एलएलबी बोलते हैं हम, तो उसमें किसी न किसी सेमेस्टर में हमको एक टॉपिक पढ़ने को मिलता है। एक विषय, मतलब जानिए, उसको बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, यानी प्रशासनिक विधि। और प्रशासनिक विधि में एक टॉपिक आता है, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसमें विस्तार रूप से यदि पढ़ना हो तो आपको राजनीति शास्त्र पढ़ना पड़ेगा। उसको बोलते हैं नेचुरल जस्टिस, यानी प्राकृतिक न्याय। ये टॉपिक है, तो इस पे आज हम चर्चा करेंगे कि सीधी इधर उधर की बात ना करके हम पॉइंट पे आते हैं। हम न्याय की बात करते हैं, जब प्राकृतिक न्याय की, तो हमें पहले न्याय को समझना होगा कि न्याय क्या चीज है। न्याय का तात्पर्य सीधे है कि जो समाज में लोगों को अधिकार मिले हैं, जो नेचुरल राइट्स होते हैं या मूलभूत मौलिक अधिकार होते हैं लोगों के, उनका संरक्षण करना। जब लोगों के मूलभूत या जो प्राकृतिक अधिकार उनके, उनको संरक्षण दे रहे हैं हम, मतलब सुरक्षित हैं, तो मतलब यानी माना जाए कि समाज में न्याय की स्थापना, मतलब न्याय स्थापित है। यदि न्याय की स्थापना कैसे करना है, यदि किसी के अधिकारों का यदि हनन हो रहा है तो उसके अधिकारों को सुरक्षित किया जाए ताकि उसका हनन न, उसको बचाया जाए। तो यही न्याय की स्थापना, यही न्याय है। देखिए, जो भारतीय परंपरा है, चाहे पाश्चात्य परंपरा, प्राचीन समय में, तो पहले यही माना जाता था कि ये प्राकृतिक रूप से जो प्रकृति का नियम है, ये मानता है कि हमारा जो हमें अपने कर्तव्य को निर्वहन करना चाहिए और दूसरे के अधिकारों का हनन नहीं करना चाहिए, मतलब दूसरे के अधिकारों में हमें नहीं पड़ना चाहिए, मतलब छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। तो जब अपने सभी व्यक्ति जब अपने अपने कर्तव्यों को निर्वहन करते हैं, तो अपने आप किसी के अधिकारों का क्षरण नहीं होता है, तो अपने यहाँ समाज में एक सामाजिक समरसता, एक सामाजिक व्यवस्था बनी रहती है। यानी न्याय आप ऑलरेडी वहां पे एक स्थापित, मतलब न्याय स्थापित समाज रहता है वो। लेकिन अब चीजें बदल चुकी हैं। तो जब हम न्याय को पढ़ते हैं तो इसमें एससी मार्शल हैं, आ, उन्होंने, इस पे आप नोट्स कर सकते हैं, 1959 1959 में उन्होंने खुद बुक भी इस पर लिखा है, जो इसमें विस्तार रूप से उन्होंने नैसर्गिक न्याय की व्यवस्था, मतलब नैसर्गिक न्याय को उन्होंने परिभाषित किया है, उसको बताया है। उनकी बुक का नाम है नेचुरल जस्टिस। नेचुरल जस्टिस के नाम से ही, यानी नैसर्गिक न्याय के नाम से उनकी कृति है। तो उसमें उन्होंने अच्छे से समझाया है। और जब हम देखिए, जब न्याय की बात करते हैं तो पहला सीधा संबंध न्याय का किससे है? विधि से। न्याय और विधि का सीधा संबंध है, यानी कि विधि बनी किसके लिए है? तो विधि का निर्माण ही न्याय की स्थापना के लिए होता है। बिना विधि का न्याय का कोई महत्व नहीं है। न्याय को स्थापित करना है तो आपको न्याय को स्थापित करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी? विधि की। इसलिए क्या होता है कि जस्टिस नॉट डिलीवर्ड बाई लॉ, यानी बिना विधि के न्याय की स्थापना नहीं हो सकती। इसीलिए कहा जाता है कि जस्टिस डिलीवर्ड बाई लॉ। जो जस्टिस होता है, जस्टिस की स्थापना होती है, जस्टिस डिलीवर होता है, वो किसके द्वारा होता है? वो विधि के द्वारा होता है। तो इस प्रकार कई प्रकार के न्याय होते हैं। तो उसमें न्याय में देखिए एक आता है कानूनी न्याय, जिसको हम औपचारिक न्याय भी बोलते हैं। तो पहले इसको भी समझना, जब हम प्राकृतिक न्याय को पढ़ेंगे तो हमें कानूनी न्याय को भी समझना है। कानूनी न्याय क्या है? जब कोई वाद चल रहा है, पक्षकारों के बीच विवाद चलता है, वहां पे कर्तव्यों और अधिकारों का निर्धारण किया जाता है, तो वहां के जो उसमें तत्कालिक जो विधि होती है, वहां की कानूनी जो कानूनी तत्काल उस समय कानून होता है, उसके अनुसार वहां पे जो प्रोसीजर चलता है पूरा, तो वही कानूनी न्याय कहलाता है। जैसे जो इंटरनेशनल वहाँ वो है, इंटरनेशनल कोर्ट है, तो जो इंटरनेशनल कोर्ट जो जजमेंट देती है इंटरनेशनल लॉ के द्वारा, वो भी क्या है? वो कानूनी न्याय है। कानूनी न्याय को ही, वो कानूनी न्याय क्या होता है? बहुत ही पारदर्शी, मतलब एक वो निष्पक्ष होता है। इसीलिए निष्पक्ष रूप से देखता है जो कानूनी है, तो बहुत निष्पक्ष रूप से न्याय करता है। इसीलिए उसको हम औपचारिक न्याय या औपचारिक न्याय भी कहते हैं, या कानूनी न्याय कहते हैं। लेकिन जहां पे कानून मौन है, जहां पे कानून, कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं विधि से संबंधित या जजों को, जो उनके प्रश्नों को उत्तर किसी किताब में नहीं दिया गया है, तो वहीं पे वो अपने तर्कों इत्यादि अपने विवेक से, उनको ये उनसे उन जजों से यह अपेक्षा की जाती है, न्यायाधीशों से, कि वो अपने स्वविवेक, मतलब विवेक से कोई डिसीजन ले। तो यही वहां पे वो किसका सहारा लेते हैं? यही प्राकृतिक न्याय है। तो ये वो इसको बोलते हैं प्राकृतिक न्याय, जहां मतलब लॉ, मतलब जहां पे विधि के पीछे विधि, यानी कि लॉ बिहाइंड लॉ, मतलब जो विधि के पीछे जो छिपी विधि है, हाइड है, मतलब छिपी हुई है, वो क्या है? छिपी हुई विधि कौन सी है? वो नैसर्गिक विधि है। मैंने पहले कहा कि नैसर्गिक विधि की प्रामाणिकता क्या है?
प्रकृति है। प्रकृति की दृष्टि में क्या है? प्रकृति की दृष्टि में सभी लोग समान हैं। तो प्रकृति की नजर में सभी लोग समान है। प्रकृति का जो नियम होता है सभी लोगों पर समान रूप से लागू होता है। तो ऐसा नहीं है कि हम ऐसे ही प्रकृति न्याय को पढ़ रहे हैं। अभी तत्काल वर्तमान में एस.सी. मार्शल ने जो परिभाषा बताई है तो वो अभी क्या वर्तमान में सीमित है, क्योंकि वो लिखते हैं उसमें कि आप सीमित है, क्योंकि इसमें आप जैसे कानूनी न्याय है उसी की भांति इसमें आप प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को हम देखते हैं। अब उसका न्यायिक प्रक्रिया में प्रयोग होता है। इसके प्राकृतिक नेचुरल जो ये जुडिशियल प्रोसीजर है उसमें इसके जो नियमों के संकेत मिलते हैं वो दो प्रमुख नियम है। जुडिशियल प्रोसेस के दो नियमों को हम देखते हैं। वो नियम क्या है? कोई व्यक्ति स्वयं के मामले का निर्णयकर्ता यानी न्यायाधीश नहीं हो सकता है। कोई व्यक्ति सामान्य से समझने वाली बात है, कोई व्यक्ति अपने ही मामलों का न्यायाधीश नहीं हो सकता। ये इसी से बोलते हैं। और ये जो प्रकृति है, जैसे ये नेचुरल जस्टिस है, ये एकदम निष्पक्ष होती है। ये इसका जो आधार होता है क्या है? ये उचित और निष्पक्ष है, यही इसका मूल आधार है। तो कोई व्यक्ति अपने मामलों का न्यायाधीश नहीं होगा, जिसको बोलते हैं रूल अगेंस्ट बायस, यानी पक्षपात के विरुद्ध नियम, यानी मतलब पक्षपात नहीं होना चाहिए। और सीधी सी बात, जब कोई व्यक्ति मतलब कोई न्यायाधीश बैठा हो, फिर भी वो न्यायाधीश वहां किसी के एक फेवर, उसी की सिर्फ बातों को सुने और उसी के अनुसार डिसीजन दिया जाए, जो वो कहे वही मान ले, उसी के आधार न्याय दिया जाए, तो ये न्याय नहीं हो सकता। तो ये प्राकृतिक न्याय के विरुद्ध होगा। तो बहुत से अभी जो हमारे लोग ज्यूरिस्ट हैं या थिंकर्स हैं, ये कहीं ना कहीं जो हम ज्यूरिस्प्रूडेंस में पढ़ते हैं, एक स्कूल है, थॉट्स है, नेचुरल लॉ स्कूल। तो कहीं ना कहीं इसको भी जो नेचुरल जस्टिस है और नेचुरल लॉ स्कूल, नेचुरल लॉ यानी प्राकृतिक न्याय, कहीं ना कहीं इसको जोड़ते हैं। तो कहीं जुड़ाव भी है, लेकिन आज हम इसको वर्तमान स्वरूप में देखते हैं। तो इसमें तो पहले तो दो नियम थे। कोई व्यक्ति अपने स्वयं के मामलों में न्यायाधीश नहीं हो सकता, यानी रूल अगेंस्ट बायस यानी पक्षपात के विरुद्ध न्याय। दूसरा है कि दोनों पक्षों की सुनवाई का मतलब सुनने का अधिकार, मतलब दोनों पक्षों की, मतलब किसी एक पक्ष के सुनने का मामला ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एक पक्ष को सुनकर आगे बढ़ जाएंगे, यानी आपको दूसरे पक्ष को भी सुनना चाहिए। मतलब दूसरे पक्ष को सुनने का अवसर, मतलब उसको बोलने का अवसर दिया जाए, दोनों पक्षों की सुनवाई अवश्य की जाए। इसको ऑडी अल्ट्रम पार्टेम इसको बोलते हैं। फिर लेकिन वर्तमान स्वरूप में हम जब न्याय की बात करते हैं तो सिर्फ इन दोनों नियमों से काम नहीं चलता है। जब आगे इसमें वर्तमान स्वरूप में देखेंगे तो इसमें आगे दो नियम और इंक्लूड होते हैं, तो टोटल इसमें 4 नियम हो जाते हैं। तीसरा नियम यह है कि जो सुनवाई करे वही विनिश्चय भी करे, जो यानी सुनवाई करे वही विनिश्चय भी करे। और चौथा है कि पक्षों की जिरह, क्रॉस एग्जामिनेशन। अक्सर हम बात करते हैं कि एग्जाम में जब कोई मूवी देखते हैं तो वे कहते हैं ना कि क्या हम क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं। यही होता है जिरह करना, जिरह बहस, प्रति परीक्षण जिसको हिंदी में हम बोलते हैं। पक्षपात, देखिए जब हम बोलते हैं पक्षपात जिसको बायस बोलते हैं, पक्षपात 3 प्रकार से की जा सकती है। 3 प्रकार पक्षपात होता है: आर्थिक पक्षपात, व्यक्तिगत पक्षपात और शासकीय पक्षपात। यानी आर्थिक पक्षपात मतलब समझ ही रहे हैं कि किसी का, जैसे कोई न्यायाधीश है, कोर्ट में बैठा हुआ जज है, तो वह कोई ऐसी कंपनी है जिसके विरुद्ध वाद लाया जाता है धोखाधड़ी का, उस न्यायाधीश का उस कंपनी में उसका शेयर है, तो ये वो नहीं कर सकता कि उस कंपनी के साथ धोखाधड़ी का आरोप है तो उसमें उसका भी शेयर है, तो कहीं अपने घाटे को बचाने के लिए वो न्यायाधीश ऐसा नहीं कर सकता कि वहां पे पक्षपात करे, अपना शेयर बचाने के लिए जैसे भी पक्षपात करे। तो ये हो गया आर्थिक पक्षपात। व्यक्तिगत पक्षपात, जैसे कि आप देख सकते हैं कि व्यक्तिगत आपसे कोई रिश्ता हो, कोई रिलेटिव हो, न्यायाधीश से उस एक ही व्यक्ति को सुना जाए, या खुद ही मतलब मान लें किसी चीज को, किसी लाभ से आप प्रेरित होने की संभावना हो वहां पर आपको, तो वह व्यक्तिगत पक्षपात है। शासकीय पक्षपात मतलब कोई अधिकारी है, तो हम बात करते हैं शासकीय पक्षपात। शासकीय पक्षपात मतलब जब कोई भी अधिकारी पर कोई योजना लाई जाती है तो वहां पे कहीं ना कहीं उसका जुड़ाव किसी अन्य मंत्रियों से, किसी मंत्री की योजना लाई है तो उस मंत्रियों का भी जुड़ाव होता है। तो उसमें जो शासकीय मतलब शासन के अधिकारों का, आप शासकीय अधिकारों का हनन करते हैं
और उसमें किसी न किसी मंत्री को लाभ पहुंचाते हैं, इसमें आपस में मिल बांट के कुछ गड़बड़ी करते हैं, तो ये शासकीय पक्षपात के अंतर्गत आता है। तो बात कर रहे थे कि पहले हमने दो नियमों को पढ़ा कि जो व्यक्ति स्वयं कोई व्यक्ति अपने मामलों का न्यायाधीश नहीं होगा। दूसरा यह कि दोनों पक्षों को सुनवाई का दोनों पक्षों को मतलब अवश्य सुनी जाएगी, मतलब दूसरे पक्ष को भी सुने, ऑडी अल्टरम पार्टेम। तीसरा है जो सुनवाई करे वही विनिश्चय भी करे। और चौथा है पक्षों की जरा क्रॉस एग्जामिनेशन। तीसरा क्या है, जो सुनवाई करे वही विनिश्चय भी करे। इससे मतलब है कि कोई भी व्यक्ति, जैसे कोई न्यायाधीश है, वो मामलों को सुन रहा है, तो जितने अच्छे तरीके से वो जो सुनवाई किया है, उसके बारे में, केस के बारे में जानकारी है, जिसके अंडर पूरा प्रोसीजर चला हुआ है, उसको जितनी उसको बारे में पक्षकारों के बारे में जानकारी है कि या केस के बारे में जानकारी है, जो ऐसा नहीं कि वो सुनवाई कर रहा है, कोई दूसरा जज आया उस पर डिसीजन देके चला गया। तो इसमें हम न्याय की स्थापना कैसे उचित आप न्याय समझ सकते हैं, मतलब जो व्यक्ति सुनवाई किया उसको पूरी जानकारी है, एक व्यक्ति दूसरा जज आता है जिसको जानकारी नहीं है और डिसीजन दे, तो क्या न्याय की स्थापना हो सकती है? नहीं। तो ये नेचुरल जस्टिस की यह बहुत ही प्रमुख मांग है कि जो व्यक्ति सुनवाई करे, जो न्यायाधीश सुनवाई करेगा वही डिसीजन भी देगा, यानी जो सुनवाई किया, जिसको पूरी जानकारी है, वो ज्यादा उचित और निष्पक्ष न्याय कर सकता है। चौथा, क्रॉस एग्जामिनेशन। क्रॉस एग्जामिनेशन एक ऐसा माध्यम है, एक अवसर है कि आप वहां पे जो प्रस्तुत तथ्य होते हैं, मामलों का जो प्रस्तुत तथ्य होते हैं, उसमें सत्यता की परख करने के लिए क्रॉस एग्जामिनेशन बहुत ही प्रमुख अवसर, यानी बहुत ही जरूरी है। बिना क्रॉस एग्जामिनेशन किए हुए आप उचित सत्यता का पता नहीं कर सकते। ये नेचुरल जस्टिस के 4 नियम हैं कि कोई व्यक्ति स्वयं अपने मामलों का न्यायाधीश नहीं होगा, और दूसरा, दोनों पक्षों की सुनवाई अवश्य की जाए, यानी दूसरे पक्ष को वो सुने, जिसको बोलते ऑडी अल्टरम पार्टेम। तीसरा है जो सुनवाई करे वही निर्णय भी दे। चौथा है कि पक्षों का जिरह का अवसर मिले, जो पक्ष दोनों पक्षों को, उनको मतलब क्रॉस एग्जामिनेशन का मतलब अवसर मिलना चाहिए। तो यदि इन चारों नियमों का परिपूर्ण पालन होता है, तो ये जानिए कि वहां पे नेचुरल जस्टिस की, मतलब नेचुरल जस्टिस की बात चल रही है, और मतलब पूरा नेचुरल जस्टिस स्थापित है, यानी नेचुरल जस्टिस का पालन किया जा रहा है। इस प्रकार यदि हमारी जानकारी अच्छी लगे और लाइक शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत। चलते चलते एक बात और जो छूट जाती है, उसमें हम जोड़ना चाहेंगे कि जो हम प्राकृतिक न्याय से मतलब सीधा एक संबंध, और भी समझ लीजिए आसानी भाषा में, प्राकृतिक न्याय का मतलब होता है कि आप सभी लोग जानते हैं, एक समान, ये एक यूनिवर्सल जस्टिस है। प्राकृतिक न्याय से मतलब होता है कि हम किसी की हत्या नहीं कर सकते। यही प्राकृतिक न्याय, प्राकृतिक न्याय यही है कि हम किसी की हत्या करने का हमें अधिकार नहीं है। ये समान समझ वाली बात है कि हम किसी की हत्या नहीं कर सकते, लेकिन यदि हम कोई व्यक्ति अनायास किसी की हत्या कर देता है और कानून उसको मृत्यु की सजा देता है, तो ये भी प्राकृतिक न्याय है। कानून किसी की मृत्यु करने के उपलक्ष्य, मतलब बाद, उसको एक पनिशमेंट के रूप में उसको मृत्यु को सजा देता है, तो ये भी प्राकृतिक न्याय ही है। तो यानी हम किसी की हत्या नहीं कर सकते, यही प्राकृतिक न्याय है। समान समझ की बात है।